हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। मैं विपिन लोधवाल आपको आज AAI ATC 2023 के PY के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इन क्वेश्चंस की पूरी जो 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके जनरल नॉलेज के, उनकी पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसा कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हर्ष सर आप प्लीज़ जो जनरल नॉलेज का पोर्शन उसको भी कवर करवाइए। तो सबसे पहले हम इसके लिए आपकी जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के, उनका सोल्यूशन लेके आए हैं विद डिटेल। जल्द ही आपको इसकी पूरी जो सीरीज़ है वो लॉन्च की जाएगी, आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही जो AIATC जूनियर एग्जीक्यूटिव की टेस्ट सीरीज़ है वो हमारे चैनल के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। इसके ये आपको मात्र 300 रुपये में मिल जाएगी। साथ ही 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी और 221 टेस्ट जो कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं वो आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप इसको लेने के लिए हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट, जो आपको प्ले स्टोर पर भी मिलेगी और एप्पल स्टोर पर भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लोथल ए हड़प्पन साइट। अब आपने लोथल का नाम तो सुना ही होगा कि लोथल क्या है। आप में से जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि लोथल एक, जो आपने सुना है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी एक साइट है जो कि गुजरात के अंदर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का, इसे बंदरगाह भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे ये बंदरगाह हुआ करता था जहाँ से कि बाहर से व्यापार, हम लोग, हमारे जो यहाँ के लोग थे वो व्यापार करते थे। यहाँ से कुछ विदेशी मुद्राएं भी मिली है, जिससे कि यहाँ पर पता चलता है कि इनका व्यापार विदेशों तक फैला हुआ था। ये दुनिया की सबसे पुराने बंदरगाह भी इसे आप कह सकते हैं। ये गुजरात की 2 नदियाँ पड़ती हैं, भोगावो और साबरमती, भोगावो एवं साबरमती, उन नदियों के बीच में लोथल पड़ता है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, अलग अलग ऑप्शन इसके अंदर हमारे दे रखे हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द कोस्टल गल्फ ऑफ कैम्बे। सेकेंड ऑप्शन है, इट इज़ लोकेटेड इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, नाउ पाकिस्तान, ऑन बैंक ऑफ रिवर इंडस। थर्ड क्वेश्चन है, इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान अलोंग द ड्राइड अप बेड ऑफ रिवर घग्गर। और फोर्थ है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन वेस्टर्न पंजाब। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा, इट इज़ लोकेटेड इन कोस्टल फ्लैट्स ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे, कि ये जो है वो गल्फ ऑफ कैम्बे में सिचुएटेड है, गुजरात के अंदर। साथ ही इसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ लोथल के बारे में, क्योंकि देखिए एग्जामिनर का पता नहीं होता वो कहाँ से क्वेश्चन निकलता है, तो लोथल से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो लोथल है उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। साथ ही ये यहाँ के एक बंदरगाह था जिसे आप बोलते हैं। और साथ ही इसका एक नाम और फेमस है जो है द माउंट ऑफ डेड, सिटी ऑफ डेड। ये एक, आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदारो नाम की जगह है, जिसका मतलब भी यही होता है द माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। और साथ ही लोथल का मतलब भी यही होता है द माउंट ऑफ डेड, मतलब लोथ और थल गुजराती में। इसमें ग्रिड पैटर्न में जो नालियाँ बनी हुई थी, साथ ही जो सिटी था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। ये वर्ल्ड के अर्लीस्ट नॉन डॉक्स में से एक है और खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर ये पड़ता है। साथ ही अभी इसे हाल ही में यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लोथल हड़प्पन साइट, तो इसका आंसर होगा इट इज़ लोकेटेड इन कोस्टल फ्लैट्स ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द मुल्यांगिरी हिल्स लोकेटेड। इंडिया के किस स्टेट में मुल्यांगिरी हिल्स लोकेटेड है। मुल्यांगिरी हिल्स हमारा पड़ता है कर्नाटक के अंदर। मुल्यांगिरी हिल्स हमारा कर्नाटक के अंदर पड़ता है, जो कि एक रेंज जा रही है, पहाड़ों की एक हिल रेंज जा रही है, चंद्रद्रोणा हिल रेंज। उसके अंदर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है मुल्यांगिरी। ये कर्नाटक की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका की हाईएस्ट पीक है। साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर लगता है चिकमंगलुरु, कर्नाटक की एक डिस्ट्रिक्ट है चिकमंगलुरु, वहाँ पर ये पीक है मुल्यांगिरी। और यहाँ पर इसके पास में ही एक मुल्लप्पा स्वामी का टेम्पल है, मुल्लप्पा स्वामी का टेम्पल है, जिनके नाम पर ही इस पीक का नाम पड़ा है मुल्यांगिरी पीक। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच
डिड द एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट रिसीव द एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल। अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने एक नाम सुना होगा, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 में ये एक्ट आया था। तो विन विच द एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट रिसीव द एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल, 1917, 1929, 1919, 1931। तो इसका राइट आंसर होगा 1919। चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट एक्चुअल में रोलेट एक्ट का ही नाम है। रोलेट एक्ट जो कि अंग्रेज लाए थे हमारे यहाँ पर, जिसकी अध्यक्षता की थी सर सिडनी रोलेट ने। सर सिडनी रोलेट ने इसकी अध्यक्षता की थी और उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा था रोलेट एक्ट। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था भारत के अंदर, काफ़ी इसके टाइम पर। ये एक्ट आया था 21 मार्च 1919 को। हिंदी में इसको बोलते हैं अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इस एक्ट के अंदर ये था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी भारतीय को बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता था। उसकी ना कोई सुनवाई होगी, ना ही उसकी जमानत होगी, और 2 साल के लिए उसे जेल में रखा जा सकता था। तो इस एक्ट का भारत के अंदर भारी विरोध हुआ। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने भी एक सत्याग्रह चालू किया था। और आपने सुना होगा जलियांवाला बाग कांड, जो कि भारत के इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाता है। जलियांवाला बाग कांड, काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पर मौत हुई थी। एक जनरल डायर थे जिन्होंने कि वहाँ पर गोलियाँ चलाई थी। दरअसल हुआ क्या था कि 2 व्यक्ति थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नाम के 2 व्यक्ति थे, जिनकी की गिरफ्तारी कर ली गई थी। उनकी गिरफ्तारी का विरोध हो रहा था। बैसाखी का वो दिन था। बैसाखी थी, 13 अप्रैल 1919 की बात है। उस दिन बैसाखी थी और जो जलियांवाला बाग था उसके अंदर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे। कुछ बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, जबकि कुछ इस एक्ट के विरोध में इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर जनरल डायर ने ताबड़तोड़ गोलियां भारतीयों पर चलवाई, जिसके अंदर काफ़ी सारे भारतीयों की मौत हुई थी। तो इसलिए बाद में इस एक्ट को वापस ले लिया गया था। गांधी जी ने इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1990 को रोलेट सत्याग्रह किया था। तो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस है। अगर आपसे एनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट पूछा गया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये इसका दूसरा नाम क्या है, किसके नाम पर रोलेट एक्ट रखा गया था, ये कब आया था, जलियांवाला बाग कांड किससे संबंधित है, किन 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए जलियांवाला बाग कांड में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह कब किया था। ये नाम के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन जुड़े, तो वो क्वेश्चंस को हमको थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर पूछा जाए तो परेशान नहीं होना पड़ता है बाद में। चलिए चौथे की तरफ चलते हैं। लीवर फ्लूक बिलोंग्स टू फाइलम, कि जो लीवर फ्लूक है वो किस जाति से बिलोंग करता है। फाइलम का मतलब होता है जाति। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे निडारियन लिखा हुआ है, निडारियन भी एक जाति है। तो लीवर फ्लूक की जो है वो किस जाति से बिलोंग करता है। एस्केलमिंथेस, प्लेटीहेलमिंथेस, एनेलिडा, निडारियन। सबसे पहले तो लीवर फ्लक है क्या। लीवर फ्लक जो होता है वो आपने देखा हो, ये भेड़ बकरी जो होते हैं इनके लीवर में एक पैरासाइट पाया जाता है जिसको हम लीवर फ्लक बोलते हैं। आप जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नॉनवेज लाते हैं घर पे तो उसको ढंग से वॉश करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो पैरासाइट्स होते हैं वो उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर भी चल जाते हैं और ये हमारे लीवर को भी डैमेज करते हैं। तो ये लीवर फ्लक फाइलम है, ये बिलोंग करता है प्लेटाईहेलमिंथेस जाति से। इसकी जाति है प्लेटाईहेलमिंथेस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच ईयर वाज सचिन तेंदुलकर अवॉर्डेड द भारत रत्न। अब इसके अंदर आप देखेंगे 2 क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहे हैं। एक तो आपके खेल जगत से क्वेश्चन निकल के आ रहा है सचिन तेंदुलकर से संबंधित, दूसरा आपके एक अवार्ड से, पुरस्कार जो आपके इसमें सिलेबस में दिया गया है एक, उससे भी निकल के आ रहा है। भारत रत्न के बारे में आपसे पूछा गया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की कि इन विच ईयर वाज सचिन तेंदुलकर अवॉर्डेड द भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर को कब भारत रत्न दिया गया था। 2011, 2010, 2014, 2016, 2011, 2010, 2014, 2016। द राइट आंसर इज 2014। Feb 4 2014 को हमारे जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, श्री महामहिम प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर का योगदान आप सबको पता है कि भारतीय क्रिकेट जगत में कितना रहा है,
मैं भी उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ बाय द वे। तो जो सचिन तेंदुलकर थे उनको भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अंदर जानने वाली सबसे मेन बात यह है कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर जिनको कि भारत रत्न दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के वह व्यक्ति जिसको भारत रत्न दिया गया है उसका नाम क्या है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं सचिन तेंदुलकर। 2014 में इनको भारत रत्न दिया गया था। दूसरा, खेल जगत से मतलब स्पोर्ट्स से अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है तो वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर है। उनके अलावा स्पोर्ट्स से अभी तक किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और एक बार में ये 3 ही लोगों को दिया जा सकता है। पहली बार जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो ये 3 लोगों को दिया गया था, जिसके अंदर थे हमारे सीवी रमन, आपने नाम सुना होगा, इंजीनियर तो वैसे जानते होंगे। एक एस राधाकृष्णन, और सी राजगोपालाचारी। इन तीनों को 1954 में पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया था। अब तक 16 लोगों को ये दिया जा चुका है। हाल ही लेटेस्ट में जब जो दिया गया था, जो अभी भारत रत्न दिया गया था, वो 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें हमारे पुराने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका है। प्रणब मुखर्जी एक पॉलिटिशियन रहे, नानाजी देशमुख एक सोशल वर्कर है और भूपेन हजारिका सिंगर रहे हैं। इनको सिंगिंग के क्षेत्र में भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। हु बॉट आउट द जनरल संवाद कौमुदी टू एजुकेट द पब्लिक ऑन वेरियस सोशल इश्यूज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जो संवाद कौमुदी था वो किसने, संवाद कौमुदी जनरल किसने शुरू किया था? असल में ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था, बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था। वीकली जो आप साप्ताहिक भी बोल सकते हैं कि साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, सप्ताह में एक बार प्रदर्शित होने वाला न्यूज़पेपर था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्री रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन रॉय। तो हमारा राइट आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय, आपने नाम सुना होगा राम मोहन रॉय का। आपने एक शब्द सुना होगा रिनाउंसेस, मतलब पुनर्जागरण। जो भारत के अंदर पुनर्जागरण के प्रणेताओं में से एक माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। जैसे कि इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में, और साथ ही इन्होंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बदलाव ये लाए थे भारत की व्यवस्था में। उस टाइम में काफ़ी बड़ा योगदान इनका रहा है। थोड़ा बहुत हम इनके बारे में जान लेते हैं, ताकि अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए संवाद कौमुदी या फिर राजा राम मोहन रॉय के बारे में तो आपको पता हो। राजा राम मोहन रॉय ने, अगर पूछा जाए आपसे कभी कि सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था, तो वो राजा राम मोहन रॉय का उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ था। दूसरा, ये जो संवाद कौमुदी था 1836 में इसे वापस बैन कर दिया गया था, और इसकी शुरुआत जो थी संवाद कौमुदी की वो हुई थी 1821 में। 1821 में इसकी शुरुआत हुई थी। वैसे तो इसकी शुरुआत फाउंडर इसको 1819 में कर लिया गया था, पर शुरुआत पहली बार पब्लिश 1821 में हुआ था और 1836 में इसको वापस सीज कर दिया गया था। इसके ऑनर थे राम मोहन रॉय, पर इसके जो पब्लिशर थे वो थे भाबानी चरण बंद्योपाध्याय। भाबानी चरण बंद्योपाध्याय जो कि एक बंगाली थे और वो इसके पब्लिशर थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स ऑफ महाराष्ट्र was cancelled by the Reserve Bank of India in September 2022। कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने सितंबर 2022 में महाराष्ट्र के किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? कॉरपोरेशन बैंक पुणे, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बीड, एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर। दरअसल आपने एक शब्द सुना होगा, अपने यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट होता है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 में इस एक्ट को बनाया गया था। अगर कोई बैंक इस एक्ट को फॉलो नहीं करता है, इस एक्ट के अगेंस्ट में जाकर काम करता है, तो उसके लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। और ऐसा माना गया था कि लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर
ने इसके अगेंस्ट में जाकर काम किया था। तो इसलिए लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस था वो सितंबर 2022 में 22 सितंबर 2022 में इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इसके फाउंडर थे गणेश दादाजी पुंडे। लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के जो फाउंडर थे वो थे गणेश दादाजी पुंडे। आज आपसे लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर के बारे में पूछा गया, तो कल ये भी पूछ सकता है कि इसके फाउंडर कौन थे, तो ये छोटी मोटी जानकारी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म। देखो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि हमारे आपके सिलेबस में दे रखा है स्पोर्ट्स एक सेक्शन दे रखा है, तो स्पोर्ट्स के अंदर आपसे कहीं से भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। खास तौर पर वो सवाल पूछे जाएंगे जिनमें कि हाल ही में जो चीज़ चर्चा में रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उससे रिलेटेड पुराने सवाल भी आ सकते हैं, उससे रिलेटेड करंट्स के सवाल भी आ सकते हैं, तो उन पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। इन विच ईयर वाज द जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म, कि इंडिया में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना था। 1975, 1969, 1979, 1965। तो जो राइट आंसर है वो है 1965। थोड़ा बहुत हम इस जूडो फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसके ये स्टेबलाइज किया गया था 1965 के अंदर। जो फर्स्ट जूडो चैंपियनशिप थी भारत के अंदर, जो फर्स्ट नेशनल जूडो चैंपियनशिप थी वो हुई थी इसके बनने के एक साल बाद 1966 में हैदराबाद के अंदर। आपने एक नाम सुना होगा जूडोका शिंजो, जूडोका शिंजो। भारत के अंदर जो जूडो खेल को प्रसिद्ध किया था वो इसी व्यक्ति ने किया था और इसी के नाम पे इसका नाम जूडो पड़ा है। तो जूडो को शिंजो आए थे भारत के अंदर, उन्होंने काफ़ी कैंप्स वगैरह लगाए थे और फिर उसके बाद ये खेल काफ़ी फेमस हुआ। फिर 1965 में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बना और इंडिया के अंदर जो पहला जूडो का नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वो 1966 में हैदराबाद के अंदर हुई। इंडिया ने फर्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल लेवल पर जब जूडो के अंदर पार्टिसिपेट किया था वो था 1986 में सियोल में जो एशियन गेम्स हुए थे उसके अंदर इंडिया ने पहली बार इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने पहली बार में ही 4 ब्रॉन्ज मेडल्स इसके अंदर अपने नाम किए थे। 4 ब्रॉन्ज अपने नाम भारत ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द कॉलम्स। यहाँ पर आपको कुछ बर्ड सेंचुरीज दे रखी हैं और इधर उसकी लोकेशन दे रखी है, तो हमको इनको मैच करना है कि कौन सी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है। थोड़ी थोड़ी डिटेल हम इन बर्ड सेंचुरीज़ की भी ले लेंगे, जिसकी क्योंकि जनरल नॉलेज जितनी मिले उतनी कम है, सवाल कहीं से भी आ सकता है। मेनली आपको इस चीज़ पे भी फोकस करना होगा कि आपके जो कट ऑफ बनती है वो आपके जीके के पोर्शन में से बनती है, क्योंकि इंग्लिश और जो आपकी सब्जेक्ट है वो तो आप कवर कर ही लेते हो इजीली, रीजनिंग भी लगभग हर बच्चा कर लेता है, पर यहाँ पर उनसे वो आपके स्कोर कर देते हैं। पर कट ऑफ एक नंबर 2 नंबर से जो बच्चे रहते हैं वो इसलिए रहते हैं कि वो जीके पे फोकस नहीं करते हैं। आप जीके को थोड़ा ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, ना ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आप डेली रेगुलर अखबार भी पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत आसानी से आपकी आधी से ज़्यादा जीके कवर हो जाएगी। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी आपके पड़ती है गुजरात के अंदर। आपकी जो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है वो पड़ती है गुजरात के अंदर। थोड़ा सा हम इस नल सरोवर बर्ड सेंचुरी के बारे में जान लेंगे कि गुजरात के अंदर एक जगह है सानंद विलेज। सानंद विलेज पड़ता है अहमदाबाद के पास में। तो ये लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है गुजरात की। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है गुजरात की। साथ ही इसके बारे में 1969 में इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। और आपने एक शब्द सुना होगा रामसर साइट, काफ़ी आता है अखबारों में, काफ़ी नाम आता है इन चीज़ों का। आप अगर अखबार पढ़े तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से हो जाएंगी। तो 24 सितंबर 2012 को नल सरोवर बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था। रामसर वेटलैंड जो जगह है उसके उस नाम है, उसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। सेकंड आपका आता है वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी। वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है? तो वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी जो है वो आपके पड़ती है तमिलनाडु के अंदर।
तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है चेंगलपट्टा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर आपके ये वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी पड़ती है। ये 1936 के अंदर ही स्टेबलाइज की गई थी और ये भारत की ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि 1936 के अंदर, वैसे तो इसके ऊपर काफ़ी काम हुए थे, काफ़ी समय पहले से हो गए थे। वहाँ के जो कलेक्टर थे उस टाइम पे अंग्रेज़ों के समय में, उन्होंने इसको बर्ड सेंचुरी घोषित करवाने में काफ़ी प्रयास किए थे। 1936 में इसको बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। 1962 में इसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था रामसर वेटलैंड, ये पूछे जाने वाला सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सी जगह रामसर के अंदर शामिल है, कौन सी जगह रामसर के अंदर शामिल नहीं है। तो रामसर वेटलैंड के अंदर इसको शामिल किया गया था, रामसर वेटलैंड के अंदर इसको शामिल किया गया था 8 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ थर्ड नंबर, हमारा थर्ड नंबर आता है रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, तो रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी हमारी पड़ती है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर पड़ती है। इसको हम पक्षी काशी ऑफ कर्नाटक भी बोलते हैं। साथ ही कर्नाटक के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है मांड्या, जहाँ पर रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी है, इसको पक्षी काशी बोलते हैं। ये किसी जगह पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि पक्षी काशी ऑफ कर्नाटका किसे बोला जाता है। तो रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी को पक्षी काशी ऑफ कर्नाटका बोला जाता है। 1940 में इसे स्टेबलाइज किया गया था, 1940 में। और ये श्रीरंगपट्टना एक हिस्टोरिकल प्लेस है, कर्नाटक के अंदर पड़ता है, श्रीरंगपट्टा, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और रामसर वेटलैंड में 2022 में इसको शामिल किया गया था। तो आपने देखा होगा वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी और रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी दोनों को सन 2022 के अंदर रामसर वेटलैंड के अंदर शामिल किया गया है। चौथे नंबर पर आती है आपकी कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी। कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी जो कि आपकी पड़ती है केरला के अंदर। कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी, इसके डिस्ट्रिक्ट आपके पड़ता है कोट्यम, कोट्यम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है केरला के अंदर। ये अभी तक किसी भी प्रकार के रामसर साइट में शामिल नहीं है, इसलिए इसके बारे में इतनी ही जानकारी हमारे लिए काफ़ी रहेगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन की गई है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी भारत का संविधान पढ़ा हो तो इसके बारे में आपको नॉलेज होगी कि भारत में अमेंडमेंट्स हुए थे, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, जब भी जरूरत होती है हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट होता है। उसका प्रोसेज है एक, वो प्रोसेज वगैरह आपको बताएंगे, अगर आप चाहेंगे तो आपको किसी क्लास में अलग से क्लास लेके उसके बारे में बता देंगे। तो 2 अमेंडमेंट हुए थे, 73rd एंड 74th। 73rd अमेंडमेंट था पंचायत से रिलेटेड, और 74th जो अमेंडमेंट था वो रिलेटेड था म्यूनिसिपैलिटीज से। अपने यहाँ पहले पंचायतों को दर्जा तो काफ़ी पहले दे दिया गया था, बोलते कि नागौर से स्टार्ट हुई थी जवाहरलाल नेहरू के समय में, पर उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और म्यूनिसिपैलिटीज जो है, जैसे आपके नगर परिषद, नगर निगम वगैरह, ये बने थे आपके 74वें संविधान संशोधन में 1992। इन दोनों का ईयर एक ही है, 1992 के अंदर ये बने थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन देखे, 243ZD, 243ZB, 243ZC, 243ZA। तो इसका राइट आंसर होगा 243ZD। एक छोटी सी बात और मैं आपको बताता हूँ कि कई बार पूछ सकता है, ये छोटा सा क्वेश्चन है कि जो आपके पंचायत है उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आपके शामिल किए गए हैं। जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल शामिल किए गए। तो जो हमारे संविधान के, आपने जो सुना होगा संविधान के 22 भाग है, उसमें जो 11वां भाग है उसके अंदर पंचायत के बारे में दे रखा है, पंचायत के बारे में दे रखा है। और आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक इसके अंदर शामिल किए गए हैं पंचायत के अंदर।
और जो आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ है, म्यूनिसिपैलिटीज़ आपके आता है 243P से लेकर 243ZG तक। आपने देखा होगा 243 O तक ये है, उसके बाद P से ये स्टार्ट है और ZG तक ये जा रहा है। तो ये हमारी आज की क्लास हुई। जो आपके क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में हमने डिटेल से जाना। थोड़ा और डिटेल में इनको जब हम इनके जो टॉपिक्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में उसको जानेंगे। तो इसके लिए आप लोग देखते रहिए। साथ ही हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट को। या आपको गूगल प्ले पर भी मिल जाएगी और ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगी। और साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इसे पहुंचाइए। और जल्दी मैं आपके साथ नए टॉपिक्स को लेकर आपसे मिलूंगा। और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो जल्दी अपलोड किया जाएगा, जल्दी आपको उसके फुल विद डिटेल उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू।